हेलो बच्चों, मैं गिरिराज किशोर, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। कैसे हो बच्चों आप लोग? हमारी अपेक्षा है आप अच्छे होंगे और निरंतर आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। फिजिक्स के बहुत सारे कंटेंट लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिलते जा रहे हैं और आप लगातार रेगुलर तरीके से उनको अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है। हमने आपको सबसे पहले गोली दर्पण पढ़ाए, गोली दर्पणों से प्रतिबिंब पढ़ाए, दर्पण का सूत्र कराया। उसके बाद हम आपके पास उसके बाद हमने आपको कुछ क्रांतिक कोण, पूर्णांतरिक परावर्तन, शर्तें, वो चीज़ें हम लेक्चर 2 में कंप्लीट किए। प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं लेक्चर 2 में कंप्लीट किया। आज हम लेक्चर 3 है एंड लेक्चर 4 है ये वाला आपका। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जब हम किसी वस्तु को रख देते हैं विरल माध्यम में और प्रेक्षक होता है सघन माध्यम में। आप जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना में क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, तो इस प्रकार की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रेक्षक जो है वो विरल माध्यम में स्थित है और वस्तु सघन माध्यम में रखी है। इसकी दो शर्तें होती हैं। या फिर प्रेक्षक आपका विरल माध्यम में और वस्तु सघन माध्यम में रखी है। तो दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन हम देख लेते हैं कि जब वस्तु विरल माध्यम में तथा प्रेक्षक सघन माध्यम में स्थित हो। सघन माध्यम में स्थित हो तब क्या होगा देखिएगा। तो वस्तु तो रखी है विरल माध्यम में। प्रकाश का अपवर्तन दो माध्यमों के सापेक्ष ही होता है। एक आपका माध्यम विरल है, ये मान लिया पहला माध्यम विरल है, और दूसरा माध्यम आपने माना है सघन। ये विरल माध्यम है और ये आपका दूसरा सघन माध्यम है। वस्तु कहाँ रखी है? वस्तु रखी है विरल माध्यम में। तो हम ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं इस जगह। ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट O है और प्रेक्षक रखा है। प्रेक्षक जो है देखने वाला ऑब्जर्वर, वो आपका सघन माध्यम में है। अब प्रकाश किरण विरल से आती है सघन की तरफ और आप जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन की घटना में क्या होता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अविलंब की ओर झुक जाता है। ऐसे झुक जाएगा, यानी कि इसे जाना चाहिए तो ऐसे इस तरीके से इसे आगे बढ़ना चाहिए था, मगर ये सघन माध्यम में जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा। ये आपका क्या है? ये अविलंब है। और ये विरल से सघन में जा रहा है तो क्या होगा? अविलंब की ओर झुक गया। परंतु जो प्रेक्षक है देखने वाला, जो ऑब्जर्वर है, उसे ये वस्तु यहां पर ना दिखाई दे करके इसे जब हम डेड डैश में बढ़ाएंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि ये वस्तु यहां नहीं रखी, ये वस्तु यहां पे रखी है। इसकी जो इमेज है वो इससे ऊपर बनती है। तो यही कारण है कि जब वस्तु विरल माध्यम में रखी हो और प्रेक्षक सघन माध्यम में स्थित हो तो उसे वस्तु दूर दिखाई देती है। अपनी वास्तविक स्थिति से उसे कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जैसे इसकी जो वास्तविक हाइट थी वो हमने मान ली थी h है और आभासी जो हाइट है, आभासी ऊंचाई, वो हमने h डैश मान ली है। तो ये वास्तविक इसकी हाइट है, मगर ये वास्तविक हाइट से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई हमको दे रही है, जिसे हम आभासी ऊंचाई कहते हैं। जब तालाब में, समुद्र में जो मछलियां होती हैं पानी के अंदर, वो ऊपर की तरफ देखती हैं तो उन्हें ऊपर जो चील, कोए वगैरह, जो पक्षी वगैरह उड़ रहे होते हैं, या जो प्रेक्षक बैठा होता है ऑब्जर्वर, उनको पकड़ने के लिए
तो उसे ऐसा लगता है मछलियों को कि ये हमसे काफी दूर है, काफी दूर है, इसलिए फिर वो आराम से आती हैं और जो ऑब्जर्वर है वो उनको आसानी से पकड़ लेता है। ये उनसे भूल हो जाती है कि ये वास्तविक से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है, मगर वास्तव में ये यहाँ पर नहीं है, ये एक्चुअल जो हाइट है वो बिंदु ओ तक की है। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और उसे दिखता ये ओ से कुछ ऊपर है, इसी को हम आभासी गहराई कहते हैं। और वो चील, कोए, ऑब्जर्वर उनको पकड़ के खा जाते हैं, मार देते हैं, पकड़ ले जाते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो आभासी ऊंचाई है वो बड़ी है वास्तविक ऊंचाई से। किससे? वास्तविक ऊंचाई से ये बड़ी है, ग्रेटर है वास्तविक ऊंचाई से। तो अब आपसे हम कहें कि इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हमने सपोज कर लिया x, और x की वैल्यू आप निकालोगे कैसे? आभासी ऊंचाई में से घटा दोगे कौन सी ऊंचाई? वास्तविक ऊंचाई पता चल जाएगी आपको कि कितना इन दोनों के बीच डिफरेंस है ऑब्जर्वर और इमेज के बीच। अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा? तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा? तो अपवर्तनांक का सूत्र होगा n बराबर वास्तविक ऊंचाई बटे आभासी ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई बटे आभासी ऊंचाई। ये आपका इसका सूत्र है, अपवर्तनांक का है। तो n बराबर वास्तविक ऊंचाई आप देखिएगा तो h है और आभासी ऊंचाई जो है वो h डैश है। तो h डैश बराबर हो जाएगा, ये तो n का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, h डैश बराबर हो जाएगा, h डैश बराबर हो जाएगा, आप यदि यहां से निकालेंगे तो h डैश बराबर आएगा h बटे n, h बटे n। तो अगली सिचुएशन में हम निकाल लेते हैं विस्थापन, कि इनके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना विस्थापन है। तो विस्थापन कैसे निकलेगा? आप घटा देंगे आभासी यानी कि h डैश में से h माइनस कर देंगे, और h डैश का मान कितना है? h बटे n और माइनस h कॉमन लीजिएगा तो डेल्टा x जो है वो आएगा कितना? h कॉमन लोगे तो 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू h। ये आ गया आपका विस्थापन। क्या आ गया? विस्थापन आ गया। तो जब वस्तु कहाँ रखी हो? विरल माध्यम में, ऑब्जर्वर जो है वो सघन में हो, तो उसे वास्तविक की अपेक्षा वस्तु कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, और अपवर्तनांक होता है h बट्टे एच डैश यानी वास्तविक ऊंचाई बट्टे आभासी ऊंचाई। इस तरीके से हमने ये कुछ सिचुएशन कंडीशन समझी। सेकंड सिचुएशन क्या है? यदि ऑब्जेक्ट जो है वो अब विरल माध्यम में नहीं हो, वो अब किस में हो? सघन माध्यम में हो। जब वस्तु सघन माध्यम में तथा प्रेक्षक विरल माध्यम में स्थित हो, विरल माध्यम में स्थित हो, विरल माध्यम में स्थित हो तब देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तो जब वस्तु सघन माध्यम में और प्रेक्षक विरल माध्यम में स्थित हो तब क्या सिचुएशन बनेगी, देखिएगा। तो ये है आपका विरल माध्यम, पहला माध्यम, और ये दूसरा जो है ये है आपका सघन माध्यम। इस सघन माध्यम में कौन रखा है? वस्तु रखा है। और प्रेक्षक किस माध्यम में है? तो प्रेक्षक आपका विरल माध्यम में है। किस माध्यम में प्रेक्षक? ऑब्जर्वर जो है देखने वाले को प्रेक्षक कहते हैं, और ये किस में है? विरल माध्यम में है। वस्तु आप रख लीजिएगा सघन माध्यम में। किस में रख लेते हैं वस्तु को? सघन माध्यम में रख लेते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट को रखा सघन माध्यम में। अब आप जानते हैं कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है? वह अविलंब से दूर हट जाता है। जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो वह अविलंब से दूर हट जाता है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। यानी कि जब इस किरण को आप डेड डैश में बढ़ाते हो तो उस प्रेक्षक को
ये जो उस प्रेक्षक को जो वस्तु दिखाई देगी वो एक्चुअल में प्रेक्षक को वस्तु कहाँ दिखाई देगी, ये अभिलंब से दूर हट गया है। तो जब वो एक डेड डैश में आप इधर करोगे तो ये वस्तु का इमेज जो है वो यहां पर बनेगा। ये जो प्रेक्षक है आपका, इसको वस्तु कहाँ दिखाई देगी, देखिएगा ध्यान से। तो ये जो प्रेक्षक है, इस प्रेक्षक को वस्तु का जो इमेज है उसको इमेज यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब वस्तु किस माध्यम में रखी हो, तो वस्तु रखी हो आपकी शगन में और प्रेक्षक किस में हो, विरल में, तो उसे वस्तु वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। यानी कि उसे वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। वास्तविक जो ऊंचाई है वो ऊंचाई हम किससे लिख देते हैं, h से लिख देते हैं। वास्तव में वस्तु तो रखी है पॉइंट O पर, मगर उससे कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है, इसकी इमेज यहां पर बन रही है। तो ये आभासी ऊंचाई हो गई या आभासी गहराई हो गई। अब वास्तविक ऊंचाई या वास्तविक गहराई बड़ी है आभासी ऊंचाई से, आभासी गहराई से, तो यहां पे से आप डिफरेंस करोगे तो ये आ जाएगा इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन आ जाएगा। तो जब प्रेक्षक विरल माध्यम में स्थित होता है, वस्तु सघन माध्यम में रखी होती है, तो उसे कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जैसे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का वो वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, और जब आप हाथ डाल के पकड़ते हो तो बाजू पूरी चली जाती है, पता लगता है अरे ये तो वास्तविक स्थिति से कुछ ज्यादा नीचे था। ये कारण है अपवर्तन का, कि वस्तु जब सघन में होगी तो वह वास्तविक स्थिति से क्या होता है, कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो आपसे हम पूछे यहाँ पे कि वास्तविक गहराई बड़ी है कि आभासी गहराई, तो आप कहेंगे कि वास्तविक गहराई यहाँ पे बड़ी है। वास्तविक गहराई जो है वो ग्रेटर है आभासी गहराई से, आभासी गहराई से। तो हम आपसे पूछें कि अपवर्तनांक का सूत्र बताइए, तो आप याद कर लेंगे अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, आभासी गहराई। तो ये अपवर्तनांक का सूत्र है। n बराबर वास्तविक है आपकी h और आभासी है h डैश, तो ये अपवर्तनांक का सूत्र हो गया। या हम लिख सकते हैं h डैश बराबर h बटे n। यदि आपसे विस्थापन पूछा जाए अगली सिचुएशन में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो विस्थापन जो होगा वो आप माइनस करके निकालेंगे h में से h डैश, h का मान h डैश का आप रखोगे h बटे n, यहाँ से h कॉमन लोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन n, यानी कि डेल्टा x इक्वल टू, यदि फ्रैक्शन करो एलसीएम लोगे इसका तो n आएगा एलसीएम, तो n माइनस 1 अपॉन n हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन n, और इनटू में क्या आएगा h। तो ये आ गया विस्थापन का फॉर्मूला। तो आपने प्यारे बच्चों कि समझा कि जब वस्तु सघन माध्यम में हो तथा प्रेक्षक विरल माध्यम में स्थित हो तो हमें वस्तु वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये हमने अपवर्तन की घटना के दो उदाहरण, दो एग्जाम्पल, अच्छे से इवेंट्स, शर्तें समझी, आप अच्छे से जान रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षाएं हैं। यदि कोई समस्या या दिक्कत होती है तो आप हमें, हमारा मोबाइल नंबर है उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, कोई भी डाउट्स हो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल का नाम है श्री जी फिजिक्स क्लासेज। श्री जी फिजिक्स क्लासेज चैनल को आप प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको सेकंड फिजिक्स की पर डे क्लास मिलती रहे। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लगातार सेकंड फिजिक्स जो 12th क्लास की चल रही है उसकी क्लास मिलती रहे। अब हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बताने जा रहे हैं, जो पेपर में लगातार पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या प्रश्न है आप सुनिएगा। प्रश्न पेपर में छप करके आया था, 5 नंबर में आता है
क्या प्रश्न छपके आया? प्रश्न छपके आया कि प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। दो शर्तों में यह सूत्र सिद्ध करना होता है, एक तो गोलीय अवतल दर्पण पृष्ठ के लिए, एक गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए। तो दो प्रश्नों से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र इनमें से एक ना एक जरूर पूछता है, चाहे गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए पूछे चाहे गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए पूछे, पेपर में ये जरूर आता है। और आप इसे गहरा मोस्ट लगा लीजिएगा, पेपर में आता है, कई बार पूछा गया है। कैसे पूछा गया? गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। तो हम गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए हल कर लेते हैं पहले। गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो जब भी आपको प्रश्न मिलता है तो आप उस प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ करके आप उसको एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे उसका कि क्या बोल रहा है प्रश्न, क्या पूछ रहा है। आप यदि प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप निश्चित ही उस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। आप कितना सोच पाते हैं उसके बारे में ये आपके ऊपर निर्भर करता है। व्यक्ति सोचता बहुत कुछ है मगर आलतू फालतू सोचता है। आप सही डायरेक्शन में सोचेंगे तो निश्चित ही आप इसका डेरिवेशन कर पाएंगे। प्रश्न में कहा गोलीय अवतल पृष्ठ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोलीय अवतल पृष्ठ बना लेंगे, गोलीय अवतल पृष्ठ खींच लेंगे। तो अवतल पृष्ठ आप जानते हैं जिसमें दबा हुआ भाग होता है वो अवतल होता है, और जिसमें उभरा हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं उत्तल। तो अवतल कहा है तो हम दबा हुआ भाग लेंगे, ये सरफेस है, और सरफेस ये पृष्ठ जो है ये विरल माध्यम तथा सघन माध्यमों को पृथक करता है, इसीलिए इसे इसमें प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, गोलीय अवतल पृष्ठ बना लिया। पृष्ठ को सरफेस कहते हैं, यहाँ पे एस लिखेंगे, और इसका मध्य बिंदु जो होता है उसे कहते हैं ध्रुव पी, और यहाँ पर एस डैश मान लेते हैं। ध्रुव पी से होकर जाने वाली रेखा को हम कहते हैं इसकी मुख्य अक्ष। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपने क्या किया, एक गोलीय अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश खींचा और इसकी ये मुख्य अक्ष आपने खींच ली। ये जो पृष्ठ है विरल तथा सघन माध्यमों को अलग अलग कर रहा है, विरल को सघन से पृथक करता है, जिनके निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः हम मान लेते n1 तथा n2 है। विरल का अपवर्तनांक n1 है और सघन का मान लिया है हमने n2। इसकी मुख्य अक्ष पर हम एक वस्तु रख लेते हैं, बिंदु वस्तु O रख लेते हैं, और इससे होकर के प्रकाश किरण निकलेगी। ये प्रकाश किरण विरल से किस में जा रही है, सघन में जा रही है। और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। तो अब अविलंब कैसे खींचेंगे इसमें, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि गोलीय दर्पण जो होते हैं उनमें अविलंब वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, इस बिंदु पर अविलंब खींचना है तो वक्रता केंद्र को इस बिंदु पर मिला देंगे और अविलंब यहाँ पे खींच जाएगा। तो ये बिंदु हमने मान लिया ए, तो ये ए बिंदु से हमने मिला दिया है, तो ये हो गया अविलंब। तो अविलंब की ओर झुक जाती है तो ये डेविएट्स हो जाएगी इस तरीके से, ये सीधे ना जाके झुक जाती है अविलंब की ओर। और जब इसको आप पीछे बढ़ाते हो, जब आप इसे पीछे बढ़ाते हो डेड डैश में, तो ये मिलती हुई प्रतीत होगी। क्या होगा, मिलती हुई ये डेड डैश में प्रतीत होगी इस तरीके से। यहां पर ये अपना इमेज आई बनाती है, क्या बनाएगी, प्रतिबिंब बनाती है। और हम क्या करते हैं, इस बिंदु ए से एक लंब डाल देते हैं, यहां पर बिंदु एन नॉर्मल खींच दिया हमने। ये कौन सी किरण है, पहली वाली जो किरण होती है इसे कहते हैं हम आपतित किरण। क्या नाम है इसका, आपतित किरण। और जो अविलंब की ओर झुक गई है उसको कहते हैं हम अपवर्तित किरण। ये जो किरण है इसको कहेंगे हम अपवर्तित किरण। ये किरण
डेविएट्स हुई है, इसलिए इसको हम कहेंगे अपवर्तित किरण। अच्छा, आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लिखते हैं आई से, उसे आपतन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण ये है और अविलंब ये है पूरा, तो ये हो गया आपतन कोण आई। ये क्या हो गया? आपतन कोण आई। ये अपवर्तित किरण है और ये अविलंब है, तो ये हो गया अपवर्तन कोण आर। ये कौन सा हो गया? अपवर्तन कोण आर। इस तरीके से तो ये हमने दोनों किरणें खींच ली अच्छे से, ये अपवर्तन कोण आर हो गया। ठीक है। जब आप चित्र बना लेते हो तो चित्र बनाने के बाद आपको डिफाइन यानी कि थ्योरी लिखना पड़ता है। तो आप थ्योरी कैसे लिखोगे? जैसे जैसे आपको चित्र में दिखता है वैसे वैसे आपको थ्योरी लिखनी पड़ती है। आपको रटना कुछ नहीं है। आप प्रेजेंट ऑफ माइंड एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और आप अपने अच्छे से आप चित्र बना के उस चित्र के बारे में आप थ्योरी लिखेंगे समझ के। कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपने पृष्ठ खींचा तो इसके बारे में बताओगे कि माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ एसपी एस डैश है। माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ एसपी एस डैश है जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। यह पृष्ठ विरल तथा सघन माध्यमों को पृथक करता है जिनके निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः N1 तथा N2 है। इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण पृष्ठ के बिंदु A से टकराती है जो अपवर्तन के नियम से अविलंब की ओर झुकती हुई चली जाती है। जब इसे पीछे बढ़ाया जाता है तो यह मुख्य अक्ष को बिंदु I पर मिलती हुई प्रतीत होती है जहां वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो आप इस तरीके से इसकी थ्योरी लिख दोगे। फिर लिखोगे माना दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से लिखेंगे। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखेंगे और दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लिखेंगे किससे? U से। किससे लिखोगे? U से। तो अब आप मान लेते हैं कि माना P से लेके O तक की दूरी कितनी है? वो माइनस की U होगी, क्योंकि हमने पहले ही आपको चिन्ह प्रॉपर्टी पढ़ा दिया है कि दर्पण के ध्रुव से यदि हम विपरीत दिशा में जाते हैं आपतित किरण की तो माइनस में दूरियां ली जाएंगी। तो ये P से लेके O तक की दूरी निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस की U लिखेंगे। और P से लेके I तक की दूरी आप लिखोगे माइनस की V। किससे लिखोगे? माइनस की V। P से लेके C तक की दूरी आप लिखोगे माइनस R से। किससे लिखोगे? माइनस R से। तब स्नेल के नियम से कौन सा नियम लगेगा? स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम, तो स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बट्टे साइन आर बराबर नियतांक। साइन आई बट्टे साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक। और इस नियतांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, या फिर हम इसे n से भी लिख देते हैं, n से भी लिख देते हैं 1 n 2 को। ठीक है। यहां पर देखें हम ध्यान से, समझने वाली बात है बच्चों। यदि आप ध्यान से देखो तो जो आपतन कोण I है और ये जो अपवर्तन कोण R है, ये काफी छोटे कोण बन रहे हैं, अत्यंत सूक्ष्म कोण है। जब कोण बहुत छोटे हो जाते हैं तो आप साइन और टेन की प्रॉपर्टीज देखिएगा। ट्रिगोनोमेट्री में एक टेबल है जिसमें आप टेबल में देखोगे साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का, साइन 90 का। जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है उस फंक्शन की। जैसे जैसे एंगल कम होता है तो फंक्शन की वैल्यू घटती जाती है। तो साइन की टेबल में देखोगे आप तो जब कोण बहुत छोटा हो जाता है तो उस फंक्शन की वैल्यू उस कोण के बराबर हो जाती है। जैसे साइन 0 कितना होता है? 0। तो कोण बहुत छोटा हो गया, 0 हो गया, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो गई? तो उस पूरे फंक्शन की वैल्यू इसके कोण के बराबर ही हो जाती है। तो जब कोण बहुत छोटे हो जाएंगे तो उस साइन के फंक्शन की वैल्यू उस कोण के बराबर ही हो जाएगी। तो यहाँ पे I व R बहुत छोटे कोण है। कैसे कोण है? बहुत छोटे कोण। बहुत छोटे कोण है। जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो हम लिख सकते हैं साइन I की, साइन I बराबर क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं, तथा साइन R बराबर क्या लिखोगे? R लिखोगे, क्योंकि ये कोण बहुत छोटे हो गए इसलिए इस पूरे फंक्शन की वैल्यू उसके एंगल के बराबर हो गई है। इसलिए आप साइन I की जगह क्या रख दोगे? I रखोगे, और साइन R की जगह क्या रख दोगे? R रखोगे। तो अतः साइन I की जगह आप लिखोगे I और साइन R की जगह लिखोगे R बराबर N। तो I बराबर कितना आ जाएगा? N R आ जाएगा, और इसको मान लोगे आप इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? देखो इतना पहले समझ में आया कि नहीं आपको? जब आप इतना समझ लोगे तो आप निश्चित ही आप डेरिवेशन को पूरा कर लोगे।
देखिएगा ध्यान से, आगे देखें अब आप इससे आगे कैसे सॉल्व करना है। तो जब आप इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त कर लोगे तो यहाँ पे आई बराबर एन आर आया, तो यहीं से आपको ध्यान लगाना है और किस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। कोई भी डेरिवेशन आपको रटना नहीं है, सारे के सारे डेरिवेशन हम आपको इसी बोर्ड पे ही सिद्ध करके आपको समझा बुझा के सिखा देंगे, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कोण आई निकालना है और कोण आर निकालना है। और कोण आई कैसे निकलेगा, तो आपको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल लोगे तभी कोण आई निकलेगा। तो कोण आई कौन से त्रिभुज में बन रहा है, तो ओ ए सी में बन रहा है। और कोण आर कौन से बन रहा है, आई ए सी में बन रहा है। ओ ए सी और आई ए सी। तो हम यदि कोण आई निकालेंगे तो त्रिभुज लेंगे ओ ए सी। तो पहले ले लेते त्रिभुज ओ ए सी में। देखो त्रिभुज ओ ए सी में यदि आप ध्यान से देखें तो आपको एक बात और बताएं कि आपने त्रिभुज पढ़ाई है तो आप और ध्यान से सुनिएगा। ये जो कोण होते हैं इन्हें कहते हैं हम अंतः कोण, इन्हें कहते हैं हम अंतः कोण। तो अल्फा और बीटा अंतः कोण हो गए, और ये होता है बाह्य कोण या बहिष्क कोण। बाहरी कोण है, इसे हम गामा मान लें, तो ये है आपका बहिष्क कोण। और जो अंदर बन रहे हैं वो कौन से कोण है, अंतः कोण है। तो जो बहिष्क कोण होता है ना, वो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि जो गामा का मान होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। यदि अल्फा 30 होता और बीटा 40 होता तो गामा का मान 30 प्लस 40 करके 70 डिग्री आ जाता। तो बहिष्क कोण जो होता है वो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ध्यान से, और ये हम मान लेते हैं कि ये जो आपतित किरण OA है ये मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बना रही है, ये बीटा कोण बना रही है और ये गामा कोण बना रही है। तो आपने जब त्रिभुज OAC लिया तो OAC इस तरीके से पतंग की शेप में आपको दिख रहा है, OAC पतंग की फॉर्म में दिख रहा है। तो ये जो कोण है ये अल्फा है, OAC ये अल्फा है, और ये क्या है आपका आई है, और ये क्या है गामा। तो जब आप पकड़ के इसको सीधा करोगे रोटेट करके तो ये इस शेप में हो जाएगा और इस शेप में हो जाएगा। तो अल्फा ये है, आई ये है, और ये क्या हो जाएगा गामा। तो देखो ये गामा जो है ये बहिष्क कोण हो जाएगा, बाहरी कोण हो जाएगा, और बहिष्क कोण का मान अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसीलिए त्रिभुज OAC में हम लिख सकते हैं गामा कैसा कोण है, तो गामा बहिष्क कोण है। कैसा कोण है, बहिष्क कोण है। अब बहिष्क कोण है इसलिए गामा का मान किसके बराबर होगा, तो गामा का मान किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस आई के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस आई के, क्योंकि अंतः कोण अल्फा है और आई है। क्लियर। अच्छा दूसरा त्रिभुज लीजिएगा, तो दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, IAC। तो IAC ट्रायंगल ले लेते हैं हम। तो IAC त्रिभुज लीजिएगा दूसरा, IAC। तो IAC में देखो, तो IAC जब ये छोटा वाला पतंग की शेप में आपको दिख रहा है, ये छोटा वाला त्रिभुज लोगे तो इसमें भी कौन सा कोण बहिष्क कोण होगा, तो इसमें भी गामा बहिष्क कोण होगा। कौन सा कोण बहिष्क कोण हो जाएगा, गामा बहिष्क कोण हो जाएगा। तो यहां भी लिख सकते हैं हम IAC में गामा बहिष्क कोण है। कैसा कोण है, बहिष्क कोण। बहिष्क कोण का मतलब बाहरी कोण है, और ये IAC में गामा बहिष्क कोण है। तो गामा का मान किसके बराबर होगा, तो यहां पे गामा बराबर हो जाएगा अब बीटा प्लस आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो बहिष्क कोण गामा है इसमें अंतः कोण बीटा है IAC में और आर है। तो गामा बराबर क्या होगा, बीटा प्लस आर। इक्वेशन सेकंड। क्लियर है। देखो यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, जब आपको इतना समझ आ जाएगा तो आप आगे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें स्नेल का नियम लगाया, साइन आई बट्टे साइन आर बराबर 1n2, इसको हमने n लिख दिया है। आई और आर बहुत छोटे कोण है, तो साइन आई की जगह आप आई रखोगे, साइन आर की जगह आर रखोगे, बराबर n। तो आई बराबर हो जाएगा एन आर। इतना करने के बाद आपको कोण आई निकालना है। तो कोण आई किस वाले त्रिभुज में है, तो आई OAC में आई कोण है, तो इसलिए आप OAC में देखोगे तो गामा बहिष्क कोण है, और बहिष्क कोण का मान अंतः सम्मुख कोणों के बराबर है। तो गामा बराबर होगा अल्फा प्लस आई। ऐसे ही त्रिभुज IAC लोगे, इसमें भी गामा बहिष्क कोण है, तो यहां से आपको क्या निकल आएगा, आर निकल आएगा। तो हम आई और आर के मान निकालते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से आप आई का मान निकालिए पहले यहां से। तो आई बराबर कितना आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा। कितना आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा। इसको पक्षांतर कर दिया आपने अल्फा को। यहां से आप
मान निकालिएगा आर का, तो यहां से आर का मान निकालोगे तो आर बराबर क्या आएगा, गामा माइनस बीटा। ये होगी इक्वेशन थर्ड। अब आई और आर के मान आपको किस में रखने हैं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1,2,3 से, तो दोनों तीनों समीकरणों से हम हल करते हैं। तो यहां पे आई की जगह आप लिखोगे गामा माइनस अल्फा बराबर एन इंटू, आर की जगह लिखोगे आप गामा माइनस बीटा। इसे मान लोगे आप समीकरण 4। ठीक है, आई और आर के मान जो आए वो आप किस में रख दोगे, वो रखोगे आप समीकरण 1 में। तो 1 2 3 से तीनों से हल करते हैं तो गामा माइनस अल्फा बराबर एन इंटू गामा माइनस बीटा आ जाता है। देखिएगा आगे, तो हमने गामा माइनस, ये आपने निकाल लिया अच्छे से। देखो अभी आपको बताएं, ये गामा माइनस अल्फा बराबर एन गामा माइनस बीटा। तो अब आपको क्या करना है, अल्फा बीटा गामा के मान निकालने हैं। इसके मान निकालने हैं, अल्फा बीटा गामा के मान निकालने हैं। तो अल्फा बीटा गामा के मान कैसे निकलेंगे, तो आप अल्फा का मान निकालोगे, फिर बीटा का निकालोगे, फिर गामा का मान निकालोगे। तो अल्फा बीटा गामा क्या है, बहुत छोटे कोण है। अल्फा बीटा गामा क्या है, बहुत छोटे कोण है। चूंकि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बहुत छोटे कोण है। कैसे कोण है, बहुत छोटे, बहुत छोटे कोण है। जब कोण बहुत छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे कोण हैं, तो हमने आपको बताया है कि कोण जब बहुत छोटे होंगे तो साइन और टेन की प्रॉपर्टी कहती है कि उस फंक्शन का वैल्यू उसके कोण के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम जब कोण बहुत छोटे हो जाएंगे तो हम अल्फा का मान किसके बराबर कर देंगे, टेन अल्फा के, और बीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन बीटा के, और गामा किसके बराबर हो जाएगा, टेन गामा के बराबर हो जाएगा, टेन गामा के। अब आप देखो तो टेन अल्फा, टेन का मतलब होता है लंब बटे आधार। जैसे आपने अभी चित्र देखा था, तो चित्र आपने देखा था कि ये आपका, सॉरी ये आपने मिरर बना लिया, गोलीय पृष्ठ बनाना है आपको, गोलीय अवतल पृष्ठ। इस तरीके से आपने अभी देखा था चित्र के माध्यम से। यहाँ पर क्या था आपका, ये वस्तु ओ रखी थी, ये वक्रता केंद्र सी था। इस तरीके से ये प्रकाश किरण विलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब आप खींचोगे, अभिलंब आप खींच देते हो वक्रता केंद्र को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के द्वारा। तो वक्रता केंद्र अभिलंब की ओर ये झुक जाती है और पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर इमेज बनाती है आई। तो यहाँ पे ये अल्फा था, ये बीटा था, और ये क्या था, गामा था। और इसको आप डेड डैश में बढ़ाते हो, एन है, ये पी है, और ये ए था। अब यहाँ पे देखें अल्फा, तो अल्फा का, अल्फा बराबर टेन अल्फा लिखा, तो टेन का मतलब आप लाल बट्टे कक्का पढ़े हैं, तो टेन का मतलब होता है लंब बट्टे आधार। टेन का मतलब क्या है, लंब बट्टे आधार। तो देखो लंब कितना है, ए एन, लंब कितना है, ए एन, और आधार क्या है, एन से लेके ओ तक का, क्योंकि ये अल्फा ये कौन बन रहा है इसलिए यहां तक लिया जाएगा। अच्छा बीटा बराबर टेन बीटा, तो देखो लंब तो ए एन अब भी है, आधार कितना है, एन से लेके आई तक। गामा बराबर, तो देखो लंब तो ए एन है और आधार कितना है, एन सी है। अब आप ये जो मान आए हैं ना अल्फा बीटा गामा के, इन मानों को आप रख देते हो किसमें, इक्वेशन फोर्थ में। किसमें रख दोगे, इक्वेशन फोर्थ में रख दोगे अल्फा बीटा गामा के मान। तो इक्वेशन फोर्थ देखिएगा, तो इक्वेशन फोर्थ ही आपकी गामा माइनस समीकरण 4 में रखने पर, ये अल्फा बीटा गामा के मान किसमें रखोगे, समीकरण 4 में। तो ऐसे लिख देते हैं अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 में रखते हैं, और समीकरण 4 था क्या, आपको बताएं, समीकरण 4 था गामा माइनस अल्फा बराबर एन, गामा माइनस अल्फा बराबर एन गामा माइनस बीटा, ये समीकरण 4 था। तो मान रखेंगे गामा की जगह कितना, ए एन बट्टे एन सी माइनस, माइनस अल्फा का रखेंगे ए एन बट्टे एन ओ बराबर एन, ए एन बट्टे एन सी माइनस बीटा का ए एन बट्टे एन आई।
ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए an, तो an कॉमन आएगी तो 1/nc माइनस 1/no बराबर n। इसमें भी कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें भी कितना कॉमन है an, तो यहां से कॉमन an आएगा तो 1/nc माइनस 1/ni। ठीक है, an से an कट जाएगी। अब nc का मान रखिएगा, n से लेके c तक की दूरी, तो ये n जो p के अत्यधिक समीप होता है तो इसीलिए हम इसे लगभग pc के बराबर मान लेते हैं। तो nc की दूरी जो होगी वो आपकी r ली जाएगी, तो यहां पे आप रखोगे माइनस की r। no, n से लेके यानी कि o तक की दूरी जो u है यहां पे रखोगे माइनस की u, तो माइनस पहले से तो प्लस की u हो जाएगी n इंटू nc का मान है माइनस आर और ni का मान है माइनस बी, और माइनस पहले से तो क्या किसकी हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। अब n का मल्टी कर दीजिए आप, n का मल्टी करेंगे तो n बटे माइनस आर और प्लस n बटे v। पक्षांतर कर लो, r वाले एक तरफ और v और u वाले एक तरफ, तो n बट्टे v माइनस 1 बट्टे u, इसको इधर लाओगे तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की, और इसको इधर ले आइए तो इसको आप इधर लाओगे, इसको इधर ले आइए तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस वाली संख्या इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगी प्लस की, किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो बराबर n बट्टे आर प्लस की हो जाएगी माइनस 1 बट्टे आर। तो n बट्टे v माइनस 1 बट्टे u बराबर n माइनस 1 बट्टे आर, n माइनस 1 बट्टे आर। तो यही है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है n बट्टे v माइनस 1 बट्टे u बराबर n माइनस 1 बट्टे आर। तो प्यारे बच्चों, हमने ये अच्छे से समझा, आप ध्यान से दोबारा से इसको देख लीजिएगा। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने चित्र बनाया, और जैसे ही चित्र बनता है तो फिर हम स्नेल का नियम लगाते हैं, और स्नेल का नियम होता है साइन आई बट्टे साइन आर नियतांक, यानी n मान लेते हैं। आई और r बहुत छोटे कोण होते हैं तो साइन आई की जगह i रखना है और साइन r की जगह r रखना है। जैसे ही आप साइन आई की जगह i रखते हो तो i बट्टे r बराबर n, तो i बराबर क्या हो जाएगा, nr समीकरण 1। अब त्रिभुज OAC में गामा बहिष्कोण है, तो त्रिभुज OAC ये रहा गामा बहिष्कोण है, तो अल्फा प्लस आर के बराबर हो जाएगा गामा का मान। तो गामा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई, ये वाला कोण अल्फा प्लस आई के बराबर हो जाएगा। आई का मान निकालोगे तो गामा माइनस अल्फा समीकरण 2। अब त्रिभुज IAC देखोगे तो IAC में भी गामा बहिष्कोण है, तो गामा का मान किसके बराबर होगा, बीटा प्लस आर के बराबर होगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा समीकरण 3। इन दोनों के मान समीकरण 1 में रख देते तो समीकरण 1 2 3 से, तो गामा माइनस अल्फा बराबर आ जाता है n गामा माइनस बीटा। क्लियर है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, फिर आ जाते हैं गामा अल्फा बीटा गामा पे। तो अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे कोण हैं, तो जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो साइन और टेन की प्रॉपर्टी कहती है कि कोण जब छोटा हो तो उस फंक्शन की वैल्यू उस कोण के बराबर हो जाती है। इसलिए अल्फा बराबर टेन अल्फा और बीटा बराबर टेन बीटा और गामा बराबर हो जाएगा टेन गामा। टेन का मतलब होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब तो ए है और आधार एन ओ है। इसमें देखोगे बीटा में तो लंब तो ए एन है और आधार एन आई है। इसमें देखोगे तो लंब तो ए एन है, आधार कितना है, एन सी है। अब ये अल्फा बीटा गामा के मान रख दे तो आप समीकरण 4 में, तो गामा माइनस अल्फा बराबर एन गामा माइनस बीटा, ये समीकरण 4 था। गामा की जगह रखोगे ए एन बट्टे एन सी और अल्फा की जगह रखोगे ए एन बट्टे एन ओ और गामा की जगह ए एन बट्टे एन सी और बीटा की जगह ए एन बट्टे एन आई। ए एन दोनों तरफ से कॉमन लेते हो, ये कट जाता है, तो 1 बट्टे माइनस आर प्लस 1 बट्टे यू बराबर एन। एन सी का मान भी माइनस आर है, एन आई का मान भी v है। तो अब क्या करते हैं, n का गुणा करके पक्षांतर कर लेते हैं और ये हो जाता है सिद्ध n बट्टे वी माइनस 1 बट्टे यू बराबर n माइनस 1 बट्टे आर। तो यही गोलीय अवतल दर्पण गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है। इस तरीके से आप इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेते हो और आप इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, तो ये आपका मजबूत हो जाएगा, पेपर में आता है। इसीलिए आप इसे अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट जो डेरिवेशन है उसे हम करते हैं अगली क्लास में। आज की इस क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।